मान लो एक डॉक्टर है, ही इज नॉट बिहेविंग नाइसली विद द पेशेंट्स, और वो ऑपरेशन की जरूरत नहीं है लेकिन उसको पैसा चाहिए, जबरदस्ती उसने ऑपरेट कर दिया, तो यहां तो चलो ठीक है यहां तक तो, लेकिन उसके इस बिहेव से क्या हो रहा है, सोसाइटी का भी भरोसा उसके अंदर कम हो रहा है। जब तक किसी भी प्रोफेशन के अंदर, किसी भी उसके अंदर दोनों तरफ से भरोसा नहीं होता, मैं जो कर रहा हूं मेरे अंदर यदि फेथ नहीं जताएगा कोई, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, उन इंस्टीट्यूशंस की हम वैल्यू ही नहीं करेंगे। एक आईएएस अधिकारी है और उसके अंदर यदि लोगों को भरोसा नहीं है, सब ये मानते हैं कि भाई ये हमारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर सकता, ही इज नॉट कैपेबल ऑफ दिस, तो उसके रिगार्ड नहीं करेंगे, उसके रिगार्ड नहीं करेंगे तो उसको सहयोग नहीं करेंगे, और बिना पब्लिक के सहयोग के ही इज अनेबल टू डू एनीथिंग। आप बैठ के कितना ही ऑर्डर कर लो, पब्लिक हमेशा भारी पड़ती है। तो जो भी हम काम कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, दोनों तरफ का व्यवहार चाहिए। मैं जो भी कर रहा हूं, वट एवर आई एम डूइंग, दैट इज इन द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, और उसके बदले मुझे क्या मिल रहा है, सोसाइटी से भरोसा मिल रहा है, सोसाइटी से विश्वास मिल रहा है, और वो जो विश्वास है वो मेरी डिग्निटी को कायम कर रहा है। जैसे हमने डॉक्टर का उदाहरण लिया, एक आईएएस ऑफिसर है, पब्लिक के अंदर बड़ी इंटरेक्शन है उसकी, पब्लिक के अंदर साथ मिलके काम करता है और प्रोजेक्ट्स लेता है, उनकी समस्याएं को समाधान करता है, तो पब्लिक क्या उसके अंदर भरोसा जताती है और उसके एक आवाज पर पब्लिक खड़ी हो जाती है। तो उसने एक वर्क फोर्स अपने लिए तैयार कर ली। यदि वो कहता है कि चलो हम सब मिलकर एक मुहिम चलाते हैं शहर को साफ करने की, तो दे आर नॉट हिज पेड एम्प्लॉय थोड़ी है, लेकिन जन समर्थन मिल जाता है उसको। वो जन समर्थन जो मिल रहा है वो किस लिए मिल रहा है, क्योंकि उसने अपने व्यवहार से उन लोगों का दिल जीता है, अपनी ऑनेस्टी से, अपनी ईमानदारी से, अपनी डेडिकेशन से उनके दिलों में जगह बनाई है, और जब उनके दिलों में जगह बनाई है तो वो रिगार्ड के तौर पर वो उसके लिए काम करने को तैयार है, और यही ऑर्डर है, सबसे बड़ी चीज यही है, उसके बाकी सारी चीज तो माइनर है। तो समाज के अंदर जब भी एक कोऑर्डिनेशन बनता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, चाहे वो वेदर ही इज एन एडवोकेट, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे सीए है, चाहे कोई और है, सोसाइटी उतनी मजबूत होती है जब हम इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर फेथ जताते हैं, और इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर फेथ बना रहे, लोगों का विश्वास बना रहे, फॉर दैट दे फॉर्म सम मिनिमम एथिक्स, कि इतना एथिकल तो होना चाहिए हमें ताकि ये भरोसा बना रहे। और उसके लिए चाहे वो बार काउंसिल हो, चाहे वो मेडिकल काउंसिल हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज एसोसिएशन हो, एडमिनिस्ट्रेशन एथिक्स हो, ये सब किस लिए काम कर रहे हैं, ये सब उन एथिक्स को मेंटेन इसलिए कर रहे हैं ताकि सोसाइटी उन पर भरोसा रख सके और वो व्यक्ति उन मापदंडों पे काम कर सके। यदि हम कोई एथिक्स फ्रेम ही नहीं करते, मान लो हमने कोई एथिक्स ही फ्रेम नहीं किए, तो हर आदमी अपनी अपनी सोच से करेगा, कोई बहुत ज्यादा करेगा, कोई बहुत ज्यादा कम करेगा। तो हमने एक सेट पैरामीटर बना दिए, हमने हर एक प्रोफेशन के हिसाब से कुछ आदर्श बना दिए कि इसको इन मापदंड के अनुसार काम करना है। एक डॉक्टर है, उनको किन किन चीजों को देखना है, वो अपने पेशेंट के साथ सिंपैथी से पेश आए, वो अपने पेशेंट के साथ मिसबिहेव ना करे, वो अपने पेशेंट को ठगे ना जहां जरूरत ना हो, ऐसी दवाइयां ना दे जो बहुत महंगी हो, ये सारे क्या है, ये उसके एथिक्स हो गए। तो ऐसे हर चीज के अंदर एथिक्स आ गए। तो एथिक्स समझ गए आप बेसिकली। तो ये जो है इम्पैक्ट ऑफ एथिक्स इन सोसाइटी इन लार्ज, ये मैंने बता दिया। सोसाइटी के अंदर भरोसा जताने के लिए, विश्वास जताने के लिए, सोसाइटी को साथ लेकर चलने के लिए एथिक्स इज रिक्वायर्ड, और ये एथिक्स ही ये काम कर सकते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, उसने कहा कल सारे लोग जितने भी सिविलियंस हैं सारे लोग 4 बजे इस जगह इकट्ठे होंगे, हमने एक रैली निकालनी है। आएगा कोई? नहीं आएगा। दूसरा तरीका है, उसने मीटिंग ली सारे स्कूल्स की, कॉलेजेस की, उनके टीचर्स को मोटिवेट किया कि, और एक कॉज दे दिया कि ये जो रैली निकल रही है दिस इज फॉर दिस कॉज, वी वांट टू जनरेट सम मनी, वी वांट टू गिव अ मैसेज टू द सोसाइटी, रन फॉर द यूनिटी, ये सब जो होते हैं ये एक मैसेज के लिए होते हैं। तो अब उसने क्या काम किया, उसने बहुत सारे लोगों को कनेक्ट कर लिया
और उन सब लोगों ने प्रयास किए सामूहिक रूप से, तो लोग आ गए, क्योंकि उनको दिख रहा था कि ये जो भी काम करने जा रहे हैं ये दैट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। जब ये मैसेज जाएगा तो ऑर्डर को कोई, नोबडी इज गोइंग टू ओबे हिज ऑर्डर। किसी को क्या लेना है, प्राइवेट आदमी है, नहीं, मान लो मैं हूं, मुझे संडे सवेरे अच्छा लगता है सोना, तो मैं सोऊंगा, मैं क्यों डीसी की बात मानूंगा। लेकिन यदि उसके अंदर एक कॉज इन्वॉल्व है कि दिस स्पेशल मॉर्निंग या ये जो गैदरिंग है इट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ, सपोज गरीबों के लिए है, किसी ऐसे बच्चों के लिए जिनके पास कोई सहायता नहीं है, फंड्स कलेक्ट करते हैं ना, मैच होते हैं, चैरिटी मैच होते हैं, ये सब होते हैं, किस लिए होते हैं, तो उसमें लोग जुड़ते हैं और समझते हैं कि समाज के प्रति हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो व्यक्ति ये सोचता है कि समाज के प्रति मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो गलत है। हम जनरली क्या करते हैं, मान लो आप एक दुकान पे जाते हो, बड़ा प्रैक्टिकल सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं। आप एक दुकान पे गए, वहां दुकान पे गए तो एक बॉक्स रखा हुआ है चैरिटी का, किसी भी उसके लिए, चाहे बच्चों के वेलफेयर के लिए, चाहे गौशाला के लिए है, चाहे किसी और काम के लिए, वृद्धाश्रम के लिए, किसी के लिए भी है। आपने वहां से सामान खरीदा, उसने आपसे रिक्वेस्ट की कि सर यहां भी आप कुछ देना चाहें तो, आप नहीं देंगे तो दुकानदार क्या करेगा, आपको कुछ कहेगा, अगली बार मेरी दुकान पे मत आना सामान लेने के लिए, ऐसा कुछ कहेगा? क्यों? क्योंकि इट इज योर स्वीट चॉइस। आप देना चाहते हैं तो, नहीं देना चाहते हैं तो, आपके कैरेक्टर एसोसिएशन नहीं करेगा वो इस चीज को लेकर कि भाई आपने, समझ गए आप, कि आपने नहीं दिया तो आप ऐसे हैं वैसे हैं। ये बिल्कुल उसने सिंपली रिक्वेस्ट कर दी कि आप देना चाहें तो बहुत अच्छा, नहीं देना चाहें तो भी अच्छा। वो ऐसा कुछ नहीं कह रहा आपको, यहां तक क्लियर है। अब इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। यहां तक ऐसा इसलिए था क्योंकि हमारे ऊपर देयर वर नो लीगल ऑब्लिगेशन, ऐसा करने के लिए कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है कि आपको ऐसा करना ही करना है, चैरिटी करनी ही करनी है। तो यहां जब ऐसा कोई कानून ही नहीं है तो आप करें ना करें, आपके ऊपर, आपके दिल के ऊपर भार नहीं आएगा कि मैंने नहीं किया तो आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, और मैंने किया तो मैंने बहुत अच्छा किया। इस चीज का भी मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील नहीं करूंगा, क्योंकि 10-20 रुपए ही तो है, उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है, लेकिन 10-20 रुपए जुड़ के हो जाते हैं। लेकिन यही चीज अब मान लो इसको दूसरे उसमें लेके जाते हैं, आपने कहीं जाने के लिए आप तैयार हुए हो बहुत अच्छे से, वेल ड्रेस्ड एकदम, काफी महंगा सा सूट पहना है, जूते उते खुद पॉलिश किए हैं आपने, और वहां जब जा रहे हो तो बारिश का पानी भरा हुआ था और 1.5-2 फुट पानी था, और उसके अंदर बच्चा खेलता खेलता जा रहा है, एंड ही इज अबाउट टू एंटर दैट पाउंड, जाने वाला है, और आपको पता है कि यहां कोई नहीं है, और वो बच्चा उसमें घुस जाता है, तो अब आप क्या करोगे? यू विल केयर फॉर योर ट्राउजर एंड शूज, तो बच्चे को बचाने के लिए जाओगे और आपने एनी हाउस बच्चे को बचा दिया, फिर आप कैसा महसूस करोगे कि बहुत गलत हुआ, मेरे जूते खराब हो गए, मेरी पैंट खराब हो गई, इसके लिए आप अफसोस करोगे, या आपको इस चीज की खुशी होगी कि बच्चे की जान बची, एक बच्चे की जान बची, ये खुशी होगी ना। तो मतलब आपका जो एक छोटा सा प्रयास है उसने एक बच्चे की जीवन दे दिया। यदि हम इस चीज को, अब मैं ये बताता हूं आपको कि कितने लोग एक वक्त की रोटी उनको नसीब नहीं होती और हजारों लोग मर जाते हैं इसलिए, और आप यदि 100 रुपए डोनेट कर देते हैं तो उनमें से कुछ बच्चों की जान बच जाएगी। तो अब आप इस चीज को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह से लोगे या नहीं लोगे? क्योंकि यदि मेरे 100 रुपए देने से एक बंदे की जान बचती है तो मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? वहां पर जब हम दुकान पर थे तो किसी ने ना तो ऐसे बताया था कि इनकी जान बच रही है क्या है, उन्हें तो सिंपली डिस्प्ले कर रखा है, और हमारी विल है, हम देना चाहें तो और नहीं देना चाहें तो ये, तो जब एक व्यक्ति को ये रियलाइज कराया जाता है कि आपकी जिम्मेवारी कितनी है समाज के प्रति, उन चीजों के प्रति भी जो चीज लीगली दे आर नॉट बाउंडिंग यू कि आप ऐसा करें, लेकिन मॉरली बाउंडेशन है, आपको ऐसा करना चाहिए, जो करना चाहिए दैट इज
मॉरल और वही सामूहिक रूप से जब हमें करना चाहिए तो वो एथिक्स बन जाता है। ट्री प्लांटेशन करना चाहिए, यदि वो कलेक्टिव एफर्ट है तो वो एथिक्स है। पर्यावरण की रक्षा करना हम सबकी नैतिक जिम्मेवारी है। जब हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो हमें कम से कम इतना तो करना चाहिए, 5 प्लांट तो लगाने चाहिए, ताकि हमारी अपनी तो पूर्ति हो, हमें सेटिस्फेक्शन हो कि हम उधार की सांस नहीं ले रहे, किसी और के पेड़ की लगाए हुए नहीं ले रहे। 10 लगाए थे तो बहुत अच्छा है, किन्हीं और को सहायता मिल जाएगी। तो आप समझ गए, सोसाइटी के ऊपर जितना आप डीपली सोचोगे उतनी ही चीजें निकलेंगी, जितना आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे उतनी ही अधिक आपका सोसाइटी के साथ कनेक्शन बनेगा और उतनी ही सोसाइटी सुंदर और मजबूत बनेगी। अब ये कह रहे हैं डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, वो आप लिखो, उसके अंदर कुछ इन्होंने अलग अलग से डिफाइन कर रखे हैं, कैटेगरीज बनाई हुई है। तो पहला है उसमें नॉर्मेटिव एथिक्स, सेकंड इज, पहले सारा लिखवा देता हूं, उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, देन मेटा एथिक्स, और इसके अंदर चौथा डिवीजन है अप्लाइड एथिक्स। जो नॉर्मेटिव एथिक्स है इसके फर्दर सब डिवीजन है वर्च्यू एथिक्स, कॉन्सिक्वेशनलिज्म एथिक्स, और थर्ड वन इज डिओंटोलॉजी। तो ये इसके क्लासिफिकेशन हो गए। नाउ वी मूव टू अप्लाइड एथिक्स। सबसे ज्यादा यूज अप्लाइड एथिक्स का ही होता है, सर इसके भी वी आर सीइंग द डिवीजन ऑफ दिस आल्सो। तो उसमें पहला है डिसीजन एथिक्स, सेकंड इज प्रोफेशनल एथिक्स, थर्ड इज क्लिनिकल एथिक्स, फोर्थ इज बिजनेस एथिक्स, फिफ्थ इज ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स, सिक्स्थ सोशल एथिक्स, एंड द लास्ट वन इज सेक्सुअल एथिक्स। डिसीजन एथिक्स जो है, तो इनको एक एक करके ले लेते हैं। तो नॉर्मेटिव एथिक्स का एक लाइन की डेफिनेशन लिख लो। तो ये जो नॉर्मेटिव एथिक्स है, इट इज ए ब्रांच ऑफ फिलॉसफी का ही एक पार्ट है एथिक्स, ठीक है। तो ब्रांच ऑफ फिलोसफिकल एथिक्स विच एक्सप्लोर्स द सेट ऑफ क्वेश्चन दैट अराइजेस व्हेन कंसिडरिंग हाउ वन ऑट टू एक्ट, कैसा बर्ताव करना चाहिए, कॉमा, देन सीन फ्रॉम अ मॉरल स्टैंड पॉइंट। कैसा बर्ताव करना चाहिए कई चीजों में स्पष्ट होता है। कोई बुरा बर्ताव करना है तो हमें कैसा करना चाहिए, बुरे के साथ बुरा, अच्छे के साथ अच्छा, ये तो जर्नल है। लेकिन यहां हमें कैसे देखना है, मॉरल सेंस के अंदर कि हमें कैसा करना चाहिए, ठीक है। तो ये नॉर्म से बना है। बेसिकली हम हर चीज के लिए नॉर्म्स बनाते हैं कि अच्छे के लिए अच्छा और बुरे के लिए भी। बहुत सारे मुहावरे आपने सुने होंगे ये उसी पे, जो तो कु काटा बोए वाकु बो तो फूल, है ना, वो तो कु तो फूल के फूल है, वाकु है त्रिशूल। ये देसी के अंदर यूपी में बहुत चलता है कि जो तेरे साथ बुरा कर रहा है उसके साथ भी भलाई कर, वो तेरी भलाई तेरे पास वापस आ जाएगी, और उसका जो बुरा है वो उसके पास चला जाएगा। तो और बहुत सारी ये बातें कि भाई आप अपने को चेंज मत करो, कोई बुरा है तो आप अपने बेसिक नेचर को क्यों चेंज करते हो। जो आपका बेसिक नेचर यदि भला करने वाला है तो बी दैट वन ओनली। आप दूसरे की वजह से क्यों चेंज हो रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर वेरिएशन है, आप कांस्टेंट नहीं है। तो इसलिए तो नॉर्म्स हम बना के चलते हैं सोसाइटी के अंदर। ये हो गया कि हमें कैसा बिहेव करना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर 3 हमने देखे थे। वर्च्यू एथिक्स था। तो वर्च्यू एथिक्स की सबसे ज्यादा बात कहां होती है, सबसे पहले शुरुआत होती है सुकरात से, सोक्रेटिस। उसका आपको पता होगा कि उन्होंने सबसे पहले नॉर्म स्थापित किए थे सोसाइटी के अंदर। उन्होंने कहा था कि सोसाइटी के अंदर बिहेव कैसा करना चाहिए, और बहुत सारे यूथ थे
वो उनसे मोटिवेट हो गए थे और उनने यूथ को, सारे यूथ को एक्टिवेट कर दिया था कि भी हमें रिगार्ड उनकी करनी चाहिए जिन लोगों का अपना कोई आदर्श है, जिन लोगों का अपना कैरेक्टर है। कैरेक्टर्स लोगों को हमें ना तवज्जो देनी चाहिए, ना उनका आदर करना चाहिए। यदि ऐसे लोगों को हम सोसाइटी के अंदर ऊंची पोजीशन पर बैठाएंगे तो वो दे विल बी ए कर्स टू द सोसाइटी। ऐसे लोग अभिशाप साबित होंगे समाज के लिए। तो समाज के अंदर ऊंचे पोजीशंस पे जजेस हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, ये कैसे लोग होने चाहिए? वो लोग होने चाहिए जिनका ऊंचा कैरेक्टर है। ये उन्होंने कहा। पर इसके साथ उन्होंने कहा था कि ऐसा यदि कोई व्यक्ति है तो आप उसको कोई मान सम्मान ना दे। तो यहीं से सारी कहानी शुरू हुई थी। जजेस को नमस्ते करनी बंद कर दी थी लोगों ने। नमस्ते करनी बंद कर दी तो ये इतनी आसान थोड़ी है भाई। एक जज लगता है तो उसका तो 100-200 ग्राम खून तो इसलिए बढ़ जाता है कि हमारे जैसे वकील जनाब जनाब करते रहते हैं, उनकी गलत और सही बातों में हाँ करते रहते हैं, और इसके अलावा कोई नमस्ते ना करे तो बहुत बड़ी तौहीन होती है। मान लो डीसी आ गया, यहाँ आ गया क्लास के अंदर, आप कोई विश ही ना करें, खड़े ही ना हो, तो हाउ एम्बेरेस ही फील, आप सोच सकते हो तो क्या सिचुएशन होगी। तो हम क्या है, पद के साथ हम रिगार्ड भी चाहते हैं, और वो रिगार्ड दो तरह से होती है। एक तो आपकी पोस्ट के लिए रिगार्ड होती है कि भाई यदि इस पोस्ट पे व्यक्ति है तो सही होगा, ये हम मान के चलते हैं। क्योंकि हमारी सोसाइटी से क्या पता लगता है, सोसाइटी अच्छी है कि डॉक्टर है तो अच्छा होगा, डीसी साहब है तो अच्छे होंगे, इसलिए तो हम दुख तकलीफ लेके जाते हैं। ग्रीवेंसेस की मीटिंग होती है, हम अपनी ग्रीवेंसेस उनके सामने क्यों लेके जाते हैं? हमें कहीं ना कहीं भरोसा होता है कि डीसी है तो अच्छा आदमी होगा, डॉक्टर है तो अच्छा आदमी होगा, वकील है तो अच्छा आदमी होगा। होते भी हैं अच्छे आदमी, लेकिन कुछ ऐसे भी कलंक होते हैं जो एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो इसलिए सोसाइटी जब उनको रिगार्ड देती है तो हम भी आदी हो जाते हैं सलाम लेने के। हमें भी यही तो मिलता है कि भाई यही कमाई है, नमस्ते। किसी टीचर से पूछो, कोई बहुत अच्छा टीचर तो कहेगा साहब यही कमाया है, बस इन बच्चों की नमस्ते ही कमाई है हमने, तो फाइनेंशियली हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है, उसको इसको भी एज ए अर्निंग लेते हैं वो, इसको एज ए मैटर ऑफ प्राउड ले रहे हैं वो। ठीक है, तो यहां सुकरात ने इसकी शुरुआत की थी। तो जो हमारा कैरेक्टर है, वर्चू एथिक्स समझ में आ गया आपको? जो हमारा कैरेक्टर है वो हमें हमारे पद से भी ज्यादा रिगार्ड दिला देता है। कुछ प्राइम मिनिस्टर ऐसे हुए होंगे, पद तो वही है प्राइम मिनिस्टर का, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही बन के आया है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपना नाम अलग दर्ज करा दिया, जिन्होंने उस कुर्सी की गरिमा को बढ़ाया है। कुछ ऐसे होंगे जो जिन्होंने उसकी गरिमा को घटाया भी है। तो पद तो वही है। पद तो क्या है, सर्टेन पावर्स हैं आपको। कोई भी पोस्ट है वो दैट ऑफर सर्टेन पावर, आपको कुछ पावर्स देती है। और वो पावर्स क्या है, कुछ डिस्क्रिप्शंस होती हैं, आप कैसे डिसीजन लेंगे, और आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है उन पावर्स का इस्तेमाल आप कैसे करोगे। और वही एक आदमी अच्छे से करके अपना नाम इतिहास में दर्ज करा देता है, और एक आदमी नेगेटिव वे में, उसको कोई नहीं पूछता। तो ये क्या है, ये उसकी पर्सनल वर्च्यूज हैं जो उस पद की गरिमा को बढ़ाती हैं और घटाती हैं, ये उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जैसे कोई बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है, मैं एक बात बताता हूं आपको। एक डीसी थे मिस्टर कांथन, रेवाड़ी के अंदर। उनको कोई भी बुलाता था, उनको टाइम दे दिया कि 10 बजे का टाइम है सर, एंड 10 बजते के साथ ही विल रीच देयर। वो 1 मिनट भी लेट नहीं होते थे। बहुत सारी बार तो ऐसा होता था, आयोजक झाड़ू लगा रहे हैं, अभी तंबू लगा रहे हैं, वो पहुंच गए। क्योंकि पहले डीसी, जो इससे पहले जो डीसी थे, वो कंफर्म करके आते थे, उनका पीए कंफर्म करता था कि जी आ जाए डीसी साहब, पूछ रहे हैं। तो नहीं अभी भीड़ नहीं हुई है, अभी रुक जाओ थोड़ी देर, लोग नहीं आए। लेकिन इन्होंने कहा जब आपने 10 बजे का टाइम दे दिया तो यू हैव टू मैनेज अकॉर्डिंग टू दैट। मैंने अपना टाइम जो है वो आपके हिसाब से मैनेज कर दिया कि 10 से 11 आपने मांगा था, मैंने 10 से 11 का स्लॉट आपको दे दिया। नाउ आई हैव some other works to do also along with this, so I will not disturb my routine because of you. You are getting late, it's your problem. तो मैं 10 बजे आ जाऊंगा। तो उसके बाद लोगों ने 2 कार्ड बनवाने शुरू कर दिए। एक कार्ड पब्लिक के लिए 8:30 बजे का, और डीसी साहब के लिए 10 बजे का इन्विटेशन वो करते। तो आपका जो डिसिप्लिन है, आपका जो बिहेव है, कितना बड़ा मैसेज दे दिया। डीसी साहब का
टाइम जो कीमती है, एक डीसी है कोई बात नहीं भाई, 11 बजे आ गए, प्रोग्राम भी कर लिया, उसके बाद चल चाय वाय भी लिया हो, गप्पे भी लगा रहे हैं, बैठे हैं वहां, जनता बैठी है, सबका अपना अपना है। तो यहाँ डिसिप्लिन भी एक वर्च्यू है। आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं, आप कितने मैनेज्ड हैं, आप कितने टाइम की कीमत को समझते हैं, आप अपने टाइम को प्लान कैसे करते हैं, ये चीजें एथिक्स में कोई काउंट नहीं करता, लेकिन मैं काउंट करता हूं। आप अपने 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज करते हैं, हो आप इस ढंग से यूटिलाइज करते हैं कि पब्लिक का भी मैक्सिमम बेनिफिट हो जाए और आपको भी अपना पर्सनल टाइम मिल जाए, इससे अच्छा क्या होगा। और एक ऐसे मैनेज कर रहा है कि पब्लिक का भी टाइम खराब हो रहा है और खुद का भी हो रहा है, ना खुद के लिए टाइम है और ना पब्लिक के लिए टाइम है। ठीक है, अगला जो है तो ये है ना कॉन्सिक्वेंशनलिज्म। तो इसमें क्या है बेसिकली, इसमें एक लाइन लिख लो, द मॉरलिटी इज एसोसिएटेड विद द एक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड टू द आउटकम ऑफ द एक्शन। तो इसके अंदर हम दो तरीके से देखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि अंत भला सो सब भला। कुछ लोग मानते हैं कि अ गुड स्टार्ट इज हाफ डन। लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि परिणाम चाहे कुछ भी हो, साधन जो है वो सही होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक पॉलिटिशियन चुनाव लड़ता है, जनता के भले के लिए लड़ता है, एंड रिजल्ट क्या है, जीतना, लेकिन उसके लिए साधन गलत इस्तेमाल करता है। तो जो आदमी परिणामवाद देख रहा है, जो रिजल्ट को देख रहा है, उसको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि साधन क्या इस्तेमाल किए गए। ठीक है, लेकिन एक आदमी ये देख रहा है कि साधन रिजल्ट कुछ भी हो, यदि साधन सही है तो रिजल्ट अल्टीमेट सही होगा। गलत साधन से रिजल्ट्स गलत होने की संभावना है, लेकिन सही साधन से रिजल्ट्स कभी भी गलत नहीं होंगे। समझिए ना दोनों बातें। एक परिणाम को देख रहा है कि आई हैव टू अचीव दिस टारगेट बाय एनी हाउ, बाय एनी मीन्स। मीन्स मे बी फेयर और मे नॉट बी फेयर। फेयर भी हो सकते हैं, इलीगल मीन्स भी हो सकते हैं, लेकिन जो आउटपुट है वो सही है। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक डीसी बनी है एक लड़की, बहुत चर्चा के अंदर है, तो वो क्या है, एंड तो उनने रिजल्ट तो मीट आउट हो गया, यूपीएससी शी हैज क्वालिफाइड दैट एग्जाम, बट द मीन्स शी हैज अडॉप्टेड आर नॉट फेयर। लेकिन एक आदमी को यह संतुष्टि होती है, जो ईमानदार व्यक्ति होता है, कि भाई मैंने मेहनत की और रिजल्ट कुछ भी आए, वो ही विल नॉट डेविएट फ्रॉम हिज मीन्स। वो अपने मीन्स को गलत नहीं करेगा, साधन को गलत नहीं करेगा। चाहे यूपीएससी में सिलेक्शन हो चाहे ना हो, मैं कोई गलत चीज इस्तेमाल नहीं करूंगा। नौकरी मुझे मिले चाहे ना मिले, मैं रिश्वत देके नौकरी नहीं लगूंगा। उसमें बहुत सारे लोग हैं। एक केस में बताता हूं, एक मेरे मित्र हैं, उनका बेटा था, तो 59.9% थे उसके मार्क्स, और उस जॉब के लिए 60% अनिवार्य था। उन्होंने कहा पैसों में बात कर लेते हैं, राउंड हो जाएगा, क्योंकि 59.5 से ऊपर है तो राउंड ऑफ कर लेंगे, 60 कर लेंगे, ये कर लेंगे। लेकिन वो लड़का नहीं माना। वो लड़का ये बोला, नहीं 60% की रिक्वायरमेंट है, मेरे नहीं है, तो आई विल नॉट ज्वाइन। आप चाहे पैसे दे आना, मैं ज्वाइन नहीं करने वाला। तो वो क्या है, वो कह रहा है कि साधन जो है, मुझे साधन भी सही चाहिए। साधन सही होंगे तो नतीजा हमेशा सही होगा, लेकिन साधन गलत है तो नतीजा सही हो सकता है, लेकिन दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट। वो समाज के भरोसे को तोड़े ही तोड़ेगा। अनफेयर मीन्स से यदि कोई चीज आप हासिल करते हैं, तो जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं लोग, उनके ऊपर तो आघात है ये। वो क्या सोचेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया हमारा। और थर्ड वन इज डिओंटोलॉजी। इट इज वन ऑफ दोज काइंड्स ऑफ नॉर्मेटिव थ्योरीज regarding which choices are morally required. Choices are morally required, comma, forbidden और permitted. तो इसके अंदर क्या है, हाँ जी,
forbidden or permitted. तो it falls within the domain of moral theories. इसको क्लियर कर देता हूं मैं. It falls within the domain of moral theories that guide and assess our choices of what we ought to do. Of what we ought to do. Assess our choices of what we ought to do. हमें क्या करना चाहिए. ठीक है. और इसी के साथ कि इतना तो, और ये किस में है, ये कैरेक्टर के टर्म्स में हमें क्या करना चाहिए. ये किस चीज की बात कर रहे हैं हम. हमें सच बोलना चाहिए, हमें ईमानदार रहना चाहिए. ये जो भी चाहिए है ये किस टर्म्स में, कैरेक्टर के टर्म्स में बात हो रही है. ठीक है. आपको अपने प्रिंसिपल्स हैं, अपने सिद्धांत हैं, उनसे विमुख नहीं होना चाहिए. सारी उन चीजों की बात हो रही है. ठीक है. क्लियर. तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक था डिस्क्रिप्टिव एथिक्स. तो ये क्या है. स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स बिलीफ रिलेटेड टू मॉरलिटी. तो हर एक जो व्यक्ति है उसके हिसाब से ये हो जाएगा. जैसे उदाहरण के लिए एक आदमी है, उसकी शादी हो गई, शादी के बाद एक और लड़की से प्यार हो गया, हिंदू धर्म में कोई रास्ता नहीं है, तो उसको इस्लाम अच्छा लगने लगेगा, अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा दूसरी लड़की को लाने के लिए. तो ये क्या है, वो अपने आप को गलत साबित नहीं करना चाह रहा. वो कह रहा है दिस इज ऑल्सो ए वे ऑफ लाइफ. इस्लाम भी तो एक जीने का तरीका है. उसको इस्लाम भाने लगा. क्यों भाने लगा? क्योंकि उसका मोटिव पूरा हो रहा है. तो ये सारे लोग क्या करते हैं, ये जस्टिफाई कर रहे हैं. तो ये जो जस्टिफिकेशन है ये इंडिविजुअल जस्टिफिकेशन है. हम किसी चीज को अच्छा मानते हैं, किसी चीज को मानते हैं. जैसे डिवोर्स के प्रति एक आदमी कह रहा है डिवोर्स लेने में, जब हमारी बनी नहीं रही तो डिवोर्स लेने में क्या आपत्ति है. लेकिन इतना सिंपल थोड़ी है. दूसरा आदमी है, उसको इस चीज की बड़ी दिक्कत है डिवोर्स लेना. वो सोचता है कि समाज के अंदर भी हमारी रेपुटेशन है, बच्चों का क्या होगा, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और क्या छोटी छोटी बातों का इसका और कोई हल नहीं हो सकता, क्या कोई रास्ता नहीं निकल सकता. और एक है उसका इंडिविजुअल चॉइस है, वो कह रहा है कि भाई मुझे अपनी फ्री स्पेस चाहिए, मुझे कोई बंधन नहीं चाहिए. तो वो डिवोर्स को जस्टिफाई कर रहा है. ठीक है. ऐसी जो सारी चीजें आ जाती हैं आपकी. चाइल्ड लेबर है, आपके घर में कोविड आ गया, आपने बड़े लंबे लंबे भाषण दिए, चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए, यूपीएससी के एग्जाम में आपने बड़ा अच्छा ऐसे लिखा, लेकिन अब कोविड के अंदर आपको काम करना पड़ रहा है. पड़ोसन जो भाई है उससे आपने रिक्वेस्ट की कि बहन मेरे घर भी काम कर दे. उस समय तो बहन ही हो जाएगी, भाई थोड़ी रहेगी. उसने कहा कि भाई मैं तो नहीं कर सकती, ऑलरेडी बिजी हूं, लेकिन एक बच्ची है 13-14 साल की, वो कर देगी काम. अब आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कोई बात नहीं, फॉर द टाइम बिंग भेज दे उसको. हालांकि मैं इस चीज के खिलाफ हूं, और फिर पता लगा साल भर तक वही काम कर रही है. तो ये क्या है, आप अपने आप को, मतलब दुनिया का जो सबसे आसान काम है ना, वो खुद को धोखा देना है. इट इज द इजीएस्ट जॉब. मतलब दूसरे को धोखा देना मैं मानता हूं वो कठिन है, लेकिन खुद को धोखा देना बहुत आसान है. मैं बहुत सही हूं, मेरी तैयारी बहुत सही चल रही है, बस देखना दुनिया पलट दूंगा. इमेजिनेशन सही, बंदा सही जा रहा होता है एकदम. नहीं, डू यू एग्री विद दिस? अपने आप को धोखा देना ही सबसे आसान है. किसी दूसरे को धोखा देने के लिए तो बहुत सारी चीजें, वो कितना सतर्क है इस चीज पे डिपेंड करेगा ना. वो आपको अवसर ही नहीं दे रहा. लेकिन अपने लिए आपको कोई अवसर ढूंढने की जरूरत नहीं है. आप कभी भी धोखा दे सकते हो. क्या जाके करेंगे एथिक्स में, बकवास ही तो करनी है. इतना तो मैं वैसे ही पढ़ लूंगा. वो इतना आप पढ़ लोगे, बात सही है, लेकिन यहाँ 50 साल में एडिया में तो घिसा रखी है. कहीं फोर्स में घिसा रखी है, कहीं देश में घिसा रखे, कहीं विदेश में घिसा रखे हैं, कहीं पुलिस की नौकरी में घिसा रखी है. वो भी तो कितने लोगों से इंटरेक्शन हुआ है, ये भी तो काम आएगा. नहीं, यही इतना सा फर्क होता है. तो आगे है मेटा एथिक्स.
इसके अंदर और भी यूज ऑफ अल्कोहल वो भी हो सकता है। बहुत सारे कहते हैं ना कि दवाई के रूप में लेने में कोई हर्ज नहीं है, लिटिल लिटिल दैट इज गुड फॉर हेल्थ, बट इवन अ सिंगल ड्रॉप इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ऐसा कहने वाले कितने लोग हैं? आपकी मेडिकल साइंस क्या कहती है? इवन अ ड्रॉप, अनवांटेड ड्रॉप, व्हेन योर बॉडी इज नॉट रिक्वायरिंग एंड यू आर गिविंग अ ड्रॉप ऑफ अल्कोहल, दैट इज ऑल्सो कॉजिंग प्रॉब्लम टू योर हेल्थ। वो इतनी स्ट्रिक्ट बात कह रहे हैं। और एक आदमी कह रहा है कि 30 ml, एक आदमी कह रहा है इवन सिंगल ड्रॉप, वो कह रहा है 30 ml के 2 लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यू आर जस्टिफाइंग योरसेल्फ। तो ये कौन सा हो गया? डिस्क्रिप्टिव एथिक्स हो गया कि आप अपने गलत चीजों का समर्थन कर रहे हैं। ठीक है ना? हिस्ट्री को, कल्चर को, धर्म को, रामायण को, महाभारत को, गीता को अपनी अपनी तरह से इंटरप्रेट कर देते हैं। जब ज्ञान जताने की बात आती है तो महाभारत में क्वेश्चन उठा देते हैं कि भाई ऐसे थोड़ी हुआ होगा, इतने लोग थे, इतनी सेना थी, इतनी जगह थी, कैसे आ जाएंगे? हाउ इट इज पॉसिबल? कितने दिन ये हुआ, इतना खाना कहाँ बना, ये कहाँ बना, वो कहाँ बना? ले आए सवाल। और जब बात आई कुछ कष्ट की तो वहीं श्री कृष्ण जी के मंदिर के अंदर घंटी बजा रहे हैं। अब कहाँ चलेगी आपकी थ्योरी? जब वो सारी चीज काल्पनिक झूठी है तो वो पात्र भी झूठा है जिसके सामने आप खड़े हो, वो कैसे सच्चा हो सकता है? होली पे आपको किसी को रंग लगाना है तो आप कृष्ण जी बुरे नहीं लगते, वो भी तो रास रचाते थे। और कोई आपकी बहन के साथ कर दे तो आपको मॉरलिटी ध्यान आ जाती है, तो आप मतलब कंस से बुरा व्यवहार कर देते हो। तो मतलब ये क्या है? बेसिकली दीज थिंग्स आर टू सेटिस्फाई आवरसेल्फ। हम जो करना चाह रहे हैं हम वही करेंगे, बट एक मॉरलिटी को बीच में लाकर कोई ना कोई चीज ऐसी तर्क देकर हम अपने को और दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये ठीक है। नेक्स्ट वन इज मेटा एथिक्स। इट रेफर्स टू द फंडामेंटल नेचर ऑफ एथिक्स। इट सीक्स to understand various ethical properties, attitudes and judgments from the attitudes and judgments. It seeks to understand various ethical properties, attitudes and judgments from the perspective of objectivity. इसके अंदर बेसिकली क्या है? सही क्या है उन चीजों के ऊपर जो नॉर्म्स बना रखे हैं कि सही क्या है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो हैं, उनके आधार पर सही और गलत का हम तय कर रहे हैं। ठीक है? तो हम कैसे बता पाएंगे कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है? ये उसकी बात कर रहा है। क्लियर? अप्लाइड एथिक्स में हमने 7-8 लिए थे। तो डिसीजन एथिक्स, ये वो आपके ऊपर निर्भर करेगा हाउ अवेयर यू आर समाज के प्रति, लोगों के प्रति, अपने प्रति, अपने कैरेक्टर के प्रति, इनके प्रति कितने आप अवेयर हो, उस पर डिपेंड करेगा कि आप डिसीजन कैसे लोगे। ठीक है? प्रोफेशनल एथिक्स हमने बता ही दिया, कोई भी प्रोफेशन है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके लिए दे आर सर्टेन सेट पैरामीटर्स। वो माना जाता है कि ये डॉक्टर है, सीए है, एडवोकेट है, ये इन पैरामीटर्स में काम करेगा। ठीक है? क्लिनिकल एथिक्स हो गए। क्लिनिकल एथिक्स के अंदर हम ट्रायल्स भी, क्लिनिकल ट्रायल्स को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है? वो भी प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में आपने सुना होगा। क्लिनिकल ट्रायल्स में बहुत सारा वो होता है। तो क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर क्या होता है? हम जब भी कोई क्लिनिकल ट्रायल करते हैं तो उससे पहले सर्वे करते हैं। अब सर्वे के जो रिजल्ट्स हैं, हम जब भी कोई सर्वे कर रहे हैं तो सर्वे के लिए हम एक पर्टिकुलर एरिया लेते हैं सर्वे के लिए। अब मान लो कोई कंपनी है, कोई उसने ये एरिया ले लिया और इस एरिया के अंदर जो डिजायर्ड रिजल्ट चाह रही थी वो कंपनी, वो इस एरिया में नहीं आए। ठीक है?
और यहां 100 आए हैं और यहां पर एक्यूरेट आए हैं। ठीक है, अब यहां एक्यूरेट आए तो वो क्या करेंगे, यदि एथिकल है तो सारे को दिखाएगा कि हमने सर्वे यहां कंडक्ट किया था एंड दिस वाज द रिजल्ट ऑफ दिस सर्वे। लेकिन यदि वो अनएथिकल है तो क्या करेगा, वो कह देगा यहां हमने सर्वे किया ही नहीं और केवल इस सर्वे को पब्लिश करेगा जो उसको फेवरेबल है। अनएथिकल प्रैक्टिस हो गई। दवाइयों के में यही किया जाता है। फिर प्लेसिबो इफेक्ट जो है उसमें क्या होता है कि जैसे आपने एक दवाई बनाई तो आप एक सर्टेन नंबर लोगे, जैसे मान लो आपने 20 नंबर ले लिया पेशेंट का और 20-20 के 2 सेट बना दिए उसी बीमारी के। ठीक है, तो 20 पेशेंट को आप क्या दे रहे हो, इनको बता नहीं रहे हो आप, इन 20 पेशेंट को आपने दे दी है वो दवाई जो आपने बनाई है जिसका क्लिनिकल टेस्ट कर रहे हो, और इन 20 पेशेंट्स को आपने सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर दिया है दवाई के नाम पर, उनको नहीं पता। अब देन इसके बाद हम रिजल्ट्स देखेंगे। इन 20 में से मान लो 16 जो लोग हैं उन पर इफेक्ट है उसका, और इनमें से भी 14 लोगों पर इफेक्ट है, तो इन पे भी 14 लोगों पर इफेक्ट है, तो इनको तो हमने दवाई दी, ये 14 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, जो भी मैं बता रहा हूं वैसे। तो इन पे जो असर आ रहा है वो कैसे आ रहा है कि वो इस चीज को लेकर आ रहा है, वो माइंड की प्रोग्रामिंग इस तरह से चल रही है कि हमें दवाई दी जा रही है और हम सही हो रहे हैं, ये जो बिलीफ है वो काम कर रहा है, दैट इज प्लेसिबो इफेक्ट। समझ गए? तो इस चीज को भी रेक्टिफाई करना होता है इनके रिजल्ट्स में, लेकिन बहुत सी बार इन रिजल्ट्स के साथ मैनिपुलेशन कर दी जाती है, तो दैट इज अगेंस्ट क्लिनिकल एथिक्स। बहुत सारी चीजें हैं, आप कहाँ ट्रायल कर रहे हो, कितने रिजल्ट है, आप बता कितने रहे हो, आप ऐड कैसी कर रहे हो, बॉर्नवीटा। और ये जब हम छोटे थे हम पढ़ते थे तो एक 2-4 रईस बच्चे होते थे, हम तो गांव से आते थे, वो बताते थे कि मैं बॉर्नवीटा का दूध पीता हूँ, मैं हॉर्लिक्स का पीता हूँ, तो हम सोच रहे थे यार ये इसीलिए इंटेलिजेंट है। तो मिसकंसेप्शन बना हुआ था ना, कभी कभार टीवी देखने को मिलता था उसमें बॉर्नवीटा आता था कि ये बच्चा हर चीज में आ गया, इंटेलिजेंट है, ये है, वो है। फिर वो मिसकंसेप्शन हमारे दूर हुए जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे। तो आप समझ रहे हो बात? तो वो चीज जो है, ये भी आप सही चीजों को वो नहीं कर रहे हो। बाबा रामदेव के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चला था, दोनों तरफ से चला था, ये चीजों को आप हाइप करके बता रहे हो, वो ऐसी है नहीं, बहुत ज्यादा बता रहे हो उनको। एक पॉसिबिलिटी को आप सर्टेनिटी में बदल रहे हो। एक तो पॉसिबिलिटी है आप सही हो सकते हो इससे, ये है, और आप कह रहे हो आप सही हो ही जाओगे, दोनों बातों में तो दिन रात का अंतर है। ये सब इसमें आएंगे, क्लिनिकल एथिक्स में आएंगे, यू हैव टू बी ऑनेस्ट। फिर दूसरा, आपका मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि इस दवाई को लेके मोनोपोली बने उस सब में। और सबसे अच्छा, जब ये जो मोनोपोली है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, इन्होंने क्या दिया है, सोसाइटी को कुछ नहीं दिया, सोसाइटी को लूटने का साधन बने हैं ये। और एक तरह से दूसरे वे में उस एक व्यक्ति जो रिसर्च करता है उसकी तो प्रोटेक्शन हो गई। मान लो मैंने कोई रिसर्च की, मैंने अपने जीवन के 10 साल लगा दिए उसके अंदर, अनलिमिटेड पैसा लगा दिया, तो मुझे राइट होना चाहिए ना कि ये चीज मैंने बनाई है तो सबसे पहले मैं अपना पैसा तो रिकवर करूं, यहां तक तो ठीक है, दैट इज एथिकल। लेकिन मैं उसके पीछे इतना भारी प्रॉफिट रख दूं, जैसे आप मान लो कोविड की दवाई थी, तो कोविड की दवाई में यूएनओ ने क्या रिक्वेस्ट की, यही रिक्वेस्ट की भाई इसका पेटेंट ना कराया जाए, क्योंकि आज स्थिति ऐसी बनी हुई है कि जो भी दवाई पेटेंट करा लेगी वही दवाई बना पाएगी। और फिर क्या होगा, लोग अपनी जान बचाने के लिए, बच्चों की जान बचाने के लिए सब कुछ बेचेंगे, वो कंपनी तो अनएथिकल कमाई हो गई ना ये। तो इसलिए उन्होंने पेटेंट रजिस्टर नहीं कराया। इंडिया ने भी कहा कि भाई हम पेटेंट नहीं कराएंगे, जो बनाना चाहता है बनाओ, वी विल गिव द फॉर्मूला। समझ गए आप? तो ये क्लिनिकल एथिक्स हो गए। ठीक है। ऐसे ही बिजनेस एथिक्स है। बिजनेस एथिक्स में आपने एक फिल्म देखी होगी, अभी अक्षय कुमार की आई है, वो एक साउथ की मूवी की रीमेक है, डेक्कन एयरवेज एक आई थी, किसी ने देखी है? साउथ में एक मूवी आई थी डेक्कन एयरवेज, एक चला था, एक बंदा एयरफोर्स का होता है, वो अपना कर्जा वर्जा ले लाके डेक्कन एयरवेज चला देता है और मिनिमम कॉस्ट पे चला देता है। मतलब उस समय जब 13-13, 14-14 हजार की टिकट होती थी, तो उसने 2200 रुपए में आम आदमी के लिए करा दी और एक बूम आ गया उसके अंदर।
तो अनएथिकल प्रैक्टिस कितनी हुई, जो कंपटीटर्स थे उन्होंने किस तरह से उसको खत्म करने की कोशिश की, वो उस स्टोरी में आपको देखने को मिलेगा। आई डोंट नो वेदर इट इज हाउ फार इट इज नियर टू द रियलिटी, ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो चीज देखने को मिलती है उसके अंदर। तो बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं, दूसरे व्यक्ति को खराब करने के लिए, कंपटीशन को वो करने के लिए चीजों को गुमराह भी करते हैं, गलत भी करते हैं, वो बिजनेस। तो बिजनेस एथिक्स क्या कहते हैं कि आपको एक जायज प्रॉफिट लेना चाहिए और सही चीज लोगों तक पहुंचानी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स, इसका सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है, परिवार भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन है ना। हर एक परिवार की अपनी कहानी होती है। कोई परिवार होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा जिद बहस और ऐसी नहीं होती, बड़ा कूल सा माहौल होता है। कुछ परिवार होते हैं उसके अंदर बड़ा अलग हिसाब किताब का माहौल होता है, जब देखो जब तरह तरह की आवाजें आती रही है अभी इसने कुछ फेंक के मारा, अब ये वो। लेकिन उन सबके बीच के अंदर भी सबसे अच्छा जो एथिक्स आपको देखने को मिलेगा वो कहां मिलेगा, माँ। आज तो बहुत फैसिलिटीज हो गई, लेकिन कभी आपने ऐसा देखा कि भाई आपकी मम्मी ने ये कहा हो कि बेटा आज तो खाना नहीं मिलेगा क्योंकि गैस नहीं थी, आटा खत्म हो गया था, सब्जी नहीं थी, मुझे किसी पार्टी में जाना था। हमारी जनरेशन को नहीं मिलेगा, मतलब हमारी जनरेशन में तो ये क्वेश्चन मार्क उठता ही नहीं है, क्योंकि एनी हाउ शी विल मैनेज। उसकी आंखें जलती रहती थी, गीला ईंधन हो जाता था, गीली लकड़ियों में भी कैसे एनी हाउ शी मैनेज टू पुट फायर, और वो रोटी बना देती थी। आज तो बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, लेकिन आज की माँ हो सकती हैं कि आपको पिज्जा बर्गर ऑनलाइन सुविधा का लाभ दे दे, वो बात अलग है। बट एनी हाउ मतलब ऐसा तो आपको सुनने को नहीं मिला होगा कभी भी कि ये चीज इस वजह से। तो ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, उसकी क्या है, डेडिकेशन, उसकी निष्ठा इतनी है कि मेरी वजह से कोई भूखा ना जाए, कि मेरी वजह से परिवारों को तकलीफ ना हो। तो शी इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दैट फैमिली। बट वो कैसे कर रही है, वो शी इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स क्या कहते हैं कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो तो यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन। आप उस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप एम्प्लॉय नहीं हो। मान लो यहां सेज आईएएस है, कोई बाहर पूछता है आप कहां पढ़ रहे हो, तो आप सेज आईएएस को रिप्रेजेंट कर रहे हो, बिकॉज यू आर ए पार्ट ऑफ इट। तो आप समझ गए। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऑन करते हैं, जब हम ये मानते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम इसका आईना है, तो अपने आप चीजें एथिकल हो जाती है। ठीक है, सोशल एथिक्स हमने काफी डिस्कस कर ही लिया है, पहले कर लिया है। एंड द लास्ट एक आता है बायो एथिक्स। बायो एथिक्स में भी बायोडाइवर्सिटी से लेके एनवायरमेंट से लेकर हम जितना पॉलिथीन यूज कर रहे हैं, डिटर्जेंट्स वगैरह डाल रहे हैं, ये जो पॉल्यूट कर रहे हैं, ये सब बायो एथिक्स के अंदर आ जाता है। हमने अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए दुनिया भर का फर्टिलाइजर डाल दिया, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है कि पीने के पानी तक में पेस्टिसाइड और यूरिया आ रहा है। हम जिएंगे कैसे, हर चीज के अंदर। तो पॉलिथीन का मैक्सिमम यूज है, हमने चीजें यूं ही डाल दी, जो भी कचरा है उसको सेग्रीगेट नहीं किया। ये सारी जो चीजें हैं जो भी इस एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रही हैं, खराब कर रही हैं, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, और द लास्ट वन इज, एक इसके अंदर एक टॉपिक है सेक्सुअल एथिक्स का। अब सवाल ये उठता है कि यहां इस चीज को क्यों उठाया गया, क्योंकि परिवार जो है वो सबसे बड़ी इकाई है, और ये एक कड़वा सच है। हम भले ही कह दें कि शादी के अंदर सेक्स मायने नहीं रखता, रिलेशन के अंदर नहीं रखता, बट ये सब मतलब बहुत चिकनी चुपड़ी झूठे। मैं एक सवाल खड़ा करता हूं, मान लो मैं अपने बेटे के लिए रिश्ता करने गया, बेटी के लिए रिश्ता करने गया, मुझे पता लगा कि सामने वाला जो लड़का है वो नपुंसक है और उसके पास बहुत प्रॉपर्टी है, आईएएस है, ये है, वो सारी चीजें हैं, तो भी मैं करूंगा शादी या नहीं करूंगा? नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि शादी का मेन पर्पस ही आपकी वंश को आगे बढ़ाना है। तो हम इस चीज को कैसे इग्नोर कर देंगे? तो ये बहुत बड़ी चीज है। अब जब ये चीज इतनी बड़ी है परिवार के अंदर,
वंश को बढ़ाना भी है, और सारी चीजें भी आ जाती हैं उसके अंदर। प्यार को भी रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में। लेकिन वी हैव टू टेक केयर ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो। ये यहां ये कह रहे हैं कि सेक्स जो है इट डजंट लाई बिटवीन द थाइज, इट इज इन द ब्रेन। आप बहुत अच्छे मूड में हो, दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, आप खाना खाने बैठे और बहुत पसंद का खाना आपने मंगाया, उसी समय कोई बुरी न्यूज आ जाती है, तो क्या आप खाना खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। तो थोड़ी देर पहले जो भूख लग रही थी, जो डेस्परेट थे, आपने मंगाई चीज, कहां चले गए? तो सेम इज दिस कि मेंटल पीस बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एक आदमी है, हस्बैंड है, वो अपने मेंटल पीस के लिए, अपनी बॉडी सेटिस्फेक्शन के लिए उस औरत का तो देख ही नहीं रहा कि वो किस ट्रामा में गुजर रही है। उसके मेंसेस चल रहे हो सकते हैं, ऑफिस का कोई स्ट्रेस हो सकता है, बच्चों का कोई स्ट्रेस हो सकता है, कोई और बात उसको परेशान कर रही होगी। तो जब तक शी इज नॉट इन अ फिट स्टेट ऑफ माइंड, आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो दैट विल बी अ टॉर्चर फॉर हर। वो टॉर्चर है। इन चीजों को जब तक हम समझेंगे नहीं, तो इसलिए ये एथिक्स भी बनाया गया है कि आप सामने वाले की भावनाओं की कदर करो। सामने वाला इंसान है, और जब तक आप उसकी भावनाओं की कदर नहीं करोगे, तब तक आप अपनी जो रिलेशन है उसमें भी खटास आ जाएंगे। वो क्या कहेगी, इसको तो वैसे एक ही चीज दिमाग में रहती है इसके। तो यदि आप उन चीजों को, उन पलों को अवॉइड कर देते हो, उन नाजुक पलों में, वो चाहे किसी भी वजह से डिस्ट्रेस में, सर्विस को लेके है, कोई प्रोजेक्ट को लेके है, किसी और बात को लेके है, कोई फैमिली मैटर को लेके है, मान लो फैमिली से, शी इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद हर फैमिली, वहां से कोई ऐसा समाचार आ जाता है कि शी इज अनेबल टू डिस्कस विद यू, आप उससे और इरिटेट हो गए, उसके तो दिमाग में चल रहा है ना। तो जब तक आप उसका साथ मेंटली ना दो, तब तक आपको फिजिकली बढ़ना ही नहीं चाहिए। पहले आप इस चीज को इंश्योर करें। तो ये सारी चीजें जो हैं ये उसमें आ जाती है। फिर एक और क्वेश्चन उठता है, कि भाई शादी से पहले सेक्स जायज है या नहीं जायज है, मैट्रिमोनियल जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है वो जायज है या नहीं जायज। ये सब क्या है, लोग बाग जो हमने कहा था इंडिविजुअल जस्टिफिकेशन लोग दे देते हैं कि मेरी पत्नी मेरे साथ ऐसा बिहेव करती है, तो आपको राइट मिल गया कि आप कहीं बाहर चले जाओगे, या ऐसा हो गया, तो उसके लिए ये सब जो बातें हैं सब धोखा देने की बातें। आप जितने ईमानदार रहते हो अपने प्रति, अपने साथी के प्रति, उतनी ही सुंदर आपकी लाइफ होती है। और ये जो रिलेशंस के अंदर जो प्योरिटी है ना, ये इतनी तगड़ी प्योरिटी है कि एक उदाहरण आपको देता हूं इसका। अरविंदो का नाम आपने सुना होगा, श्री अरविंदो का। उनके और उनके मिसेस के कभी रिलेशंस नहीं बने, और उनके हजारों डिसाइपल ये कहते थे कि यहां ये बात माता जी ने कही, और 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर जाके यही क्वेश्चन किसी और ने उनसे पुटअप किया, तो दोनों का आंसर सेम आया। उनकी आत्माएं इतनी मिली हुई थी, उनके डिसीजंस में कभी भिन्नता नहीं देखी गई। सोचो, रामकृष्ण परमहंस थे, उनकी 13 साल की पत्नी थी, छोटे थे तभी उनकी शादी हो गई थी। जब वो जा रही थी जंगल से, शादी के लिए पहले ये होता था कि घर वाले छोड़ के आते थे। तो घर वाले छोड़ने गए, रात को अंधेरा हो गया, पता लगा कि जंगल के अंदर बहुत सारे डाकू रहते हैं। तो डाकू रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई आज, तो उनका शारदा माँ नाम था, तो उन्होंने कहा भाई शारदा बहन अब आगे नहीं चलेंगे। ये बोले नहीं, मैंने वादा किया अपने पति से, तो मैं तो जाऊंगी। तो सब डर के मारे रुक गए, खूंखार डाकू थे, वो अकेली चली गई अपना सामान लेके। जंगल में जा रही हैं, डाकू आ गए, खतरनाक सा डाकू, बड़ी बड़ी मूछे, उस समय पता नहीं हथियार क्या होते होंगे, वो ले रखे। तो ये बोला, ये लड़की तेरे को डर नहीं लगा? तेरे को पता नहीं था कि यहाँ डाकू हैं? पता था। तो फिर तेरे को मुझसे डर नहीं लग रहा? उसने सवाल किया। खतरनाक 2-3 डाकू थे। उसने कहा कि पिता को पुत्री से क्या डर, आप तो मेरे पिता समान है, आपसे मुझे क्या डर। सी द प्योरिटी ऑफ हर, कितना निर्मल हृदय। और वो डाकू एकदम पिघल गया कि पिता कह के तो आज तक किसी ने संबोधन नहीं किया। जो भी संबोधन मिलते थे, वो जैसे मिलते थे, आपको पता ही है एक डाकू के लिए क्या संबोधन होंगे। और वो अपने घर लेके गए उसको, रात भर उनको घर रखा, और सवेरे बहुत सारे गिफ्ट्स के साथ खुद कंधा देके वो डोली में बैठा के और फिर वहां तक पहुंचा के आए। तो दिस इज द प्योरिटी।
तो ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये रिलेशंस के अंदर ये जो प्योरिटी होती है, जब आप इन चीजों को फिजिकल की बजाय आप मॉरलिटी को प्रधानता देते हो तो उसके नतीजे बहुत अलग होते हैं। और एक दिन आपने जो भी मूवी देखी होगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के नतीजे क्या होते हैं वो आपको पता ही है। यहां फंसते घूमते हैं, वहां फंसते घूमते हैं, परिवार भी खराब हो गया, फिर आपकी डिग्निटी खराब होती है, फिर आप माफी मांगते हैं, वो विश्वास जमता ही नहीं है, कभी नहीं जमेगा। एक बार विश्वास टूट गया टूट गया। तो इसमें बेसिकली जो मेरे को जो बात एड्रेस करनी थी वो मैं कर चुका हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन एथिक्स, मॉरल एंड लॉ। ये तो यहां पर ये ओवरलैपिंग है। ठीक है, तो ये हो गया लीगल और ये हो गया मॉरल, और ये लीगल भी हो गया और मॉरल भी हो गया। कुछ चीजें लीगल होती हैं लेकिन मॉरल नहीं होती, कुछ चीजें मॉरल होती हैं लेकिन लीगल नहीं होती, लेकिन कुछ चीजें दोनों होती हैं। हमें ये ऐसा मान के चलना चाहिए। इसका मैं पिछली बार एक उदाहरण दे भी चुका था। एडल्ट्री को हमने लीगली अपराध अपराध नहीं है, लेकिन इन द आईज ऑफ मॉरलिटी इट इज। और छोटा सा ओवरलैप यहां भी हो रहा है। यहां क्यों हो रहा है कि यहां लीगली एडल्ट्री जो है इट इज नॉट एन ऑफेंस, ठीक है, मॉरली इट इज, ये प्योर ऑफेंस हो गया। लेकिन यहां क्या है, यहां हमने थोड़ा सा दे दिया, इसको ओवरलैप थोड़ा सा हो गया। कैसे हो गया कि यदि कोई एडल्ट्री में है तो द लॉ इज नॉट गोइंग टू पनिश हिम, उसको पनिशमेंट कोई नहीं मिलेगी, बट ही और शी इज हैविंग द राइट टू गेट डिवोर्स ऑन दैट बेसिस। ठीक है, आपको डिवोर्स का राइट दे दिया, तो यहां थोड़ा सा ओवरलैप हो गया। आप समझ गए इस तरह से। तो बहुत सारी चीजें आपने देखनी है, एग्जांपल्स बहुत आएंगे इस तरह के कि जहां चीज लीगल है मॉरल नहीं है, मॉरल है लीगल नहीं है, और कहीं कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है। एक उदाहरण मैंने दे दिया। अब रिलेटिव एथिक्स, तो अल्फर्ड एक थिंकर हुए हैं, उन्होंने कहा है रिलेटिव एथिक्स के बारे में कि व्हाट इज मॉरलिटी इन एनी गिवन टाइम और प्लेस, क्वेश्चन मार्क। इट इज व्हाट द मेजोरिटी, फिर वो जवाब भी दे रहे हैं, इट इज व्हाट द मेजोरिटी देन एंड देयर, it is what the majority then and there happen to like, comma, and immorality is what they dislike। इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो इसके अंदर सती प्रथा एक समय में सही मानी जाती थी, पॉलीगैमी हिंदुओं के अंदर एक समय में सही मानी जाती थी। ठीक है, तो समय की बात है। स्लेव ट्रेड्स एक समय में सही माना जाता था, आज नहीं माना जाता। चाइल्ड लेबर, आज उस पर क्वेश्चन उठने लगे हैं, लोग बाग कहने लगे हैं दुकानों के ऊपर कोई छोटे बच्चे को नहीं लगाता, वरना पहले तो ओए छोटू चाय लाना अक्सर देखने को मिल जाता था, फिल्मों में भी, इवन पुरानी फिल्मों में आप देखोगे तो एट दैट टाइम सोसाइटी वाज नॉट दैट मच अवेयर रिगार्डिंग चाइल्ड लेबर, बट आज है। तो उसके उदाहरण मिलते हैं हमें। ठीक है, और फीमेल फ्यूटोसाइड अब कुछ कम हुआ है, तो ये भी उसका कारण है। और सोशल एक्सेप्टेंस किसी भी चीज की, कहीं किसी चीज को गलत माना जाता है, कहीं नहीं। राजस्थान के बहुत सारे गांव ऐसे हैं जैसे जहां सेक्सुअल ट्रेड होते हैं, उनके अंदर वो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बहुत सारे गांव ऐसे हैं इंडिया के अंदर जहां एक एज के बाद माँ बाप को ही गड्ढा खोदते हैं, उसके अंदर कर देते हैं या गर्दन तक करके छोड़ आते हैं, जब वो बर्डन बनने लगते हैं तो उनके लिए सही है। तो ये सारी चीजें कैसी हैं, कस्टम्स में और उसके हिसाब से। एक समय में बाल विवाह सही था, एक समय में विधवा विवाह होते ही नहीं थे, उनको जायज ठहराया जाता था, लेकिन आज की तारीख में दोनों ही गलत है। ठीक है, तो ये सारी चीजें रिलेटिव एथिक्स हो गया आपका।
और आज चीजें नई नई आने लग गई। पहले इनके बारे में बात करना बहुत दुभर हो जाता था, गे के बारे में, लिस्बियन के बारे में, सेम सेक्स मैरिज के बारे में। ये टॉपिक्स मतलब बहुत अनकॉमन टॉपिक्स होते थे। आज फिल्मों के अंदर कहीं ना कहीं एक पुटाई जाता है। ड्रिंक्स करना ये बहुत चोरी छुपे दिखाया जाता था, रेयर किसी एक पात्र को। आज फिल्मों में दिखाते हैं सब, बच्चे से लेके बड़े तक सब ड्रिंक कर रहे हैं, माँ बाप साथ बैठ के ड्रिंक कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये समय के साथ एथिक्स चेंज होते आ रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्सल एथिक्स। तो यूनिवर्सल एथिक्स, पहले तो यूनिवर्सल एथिक्स के बारे में हम कह नहीं सकते थे, लेकिन आज कौन सी चीज यूनिवर्सल एथिक्स हो गई, जिनके ह्यूमन राइट कमीशन, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो जिन बातों को जायज ठहरा रहा है वो यूनिवर्सल ही हो गए। जैसे लाइफ एंड डिग्निटी, टू लिव लाइफ विद डिग्निटी, ये राइट हो गया ना, राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू लिव विद डिग्निटी। तो ये फिजिकल सफरिंग, बोथ आर ट्रीटेड इक्वली, चाहे वो आदमी के साथ हो चाहे जानवर के साथ हो, ये भी आजकल होने लगा। आपकी प्राइवेसी, इस चीज को अहमियत दी जाने लगी, ये भी तो यूनिवर्सल है कि हर एक आदमी की प्राइवेसी को अहमियत दी जानी चाहिए, वो चाहे डेटा हो, चाहे उसके विचार हो, चाहे कुछ हो, सारी चीजें। बाकी तो यूनिवर्सल है ही, सच बोलना, भला करना, ये सारी चीज यूनिवर्सल है। ठीक है, इसी तरह से कल्चरल रिलेटिविज्म। तो हर एक कल्चर की अपनी पहचान होती है, हर एक कल्चर के अंदर अपनी सारी चीजें होती हैं। पिछली बार हमने डिस्कस भी किया था कि साउथ के अंदर मामा से शादी करना ये माना जाता है, अच्छा माना जाता है। तो इस तरह से हर एक कल्चर की अपनी अपनी कुछ कमियां होती हैं, कुछ वो होती हैं। शादी के अपने तरीके होते हैं, रिचुअल्स अपने तरीके होते हैं, ये सब। तो वर्च्यू एथिक्स, इसके अंदर वर्च्यू एथिक्स करा दिया मैंने। तो इसके अंदर एक लाइन लिख लो, मार्कस एक थिंकर है, वो कहते हैं वेस्ट नो टाइम आर्ग्यूइंग अबाउट व्हाट अ गुड मैन शुड बी, फुल स्टॉप, बी वन। तो ये इस तरह के ये ऐसे टॉपिक्स हैं, ये आपके ऐसे में आ सकते हैं। ये जो थिंकर्स हैं, इनकी एक लाइन को उठाकर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है। तो पिछली बार कुछ काम दिया था क्या करने को मैंने, तो इस बार इसी पे ऐसे लिखो। ठीक है, अब जो थिंकर्स हैं, बेसिकली हम थिंकर्स को पढ़ेंगे तो दो तीन चीजें बात ध्यान में रखनी है। एक तो हम उनको एज ए कैरेक्टर लेंगे। ठीक है, हिस्ट्री में आपको बताया होगा ना, हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप कैरेक्टर पढ़ेंगे, वही हिस्ट्री के प्रिंसिपल्स यहां लागू होंगे कि आपने वो उनके बारे में आपने कोई बायस थिंकिंग नहीं करनी कि ये है तो मैं हिंदू हूं तो वो ऐसा नहीं कह सकता, वो इस तरह से। तो ब्लैंक होके आपने सोचना है, एंड वी हैव टू रिकॉग्नाइज देयर टैलेंट, कि उन्होंने अपने जीवन के अंदर उन परिस्थितियों में किस तरह से दे हैव एक्टेड डिफरेंटली, क्यों आज हम उनको याद कर रहे हैं, और ऐसी क्या क्वालिटी थी जिस क्वालिटी ने उनको स्पेशल बना दिया। हमें इन चीजों का देखना। ठीक है, इसके अंदर ना मैं आपके ग्रुप में कर दूंगा, या एक बच्चा ये फोटो खींच के ग्रुप में शेयर कर देगा, ये पेज नंबर 85 इस बुक का। तो यहां हम एक आ जाता है नेचुरल लॉ एथिक्स। अब नेचुरल लॉ एथिक्स ये समझने वाली चीज है। नेचुरल लॉ एथिक्स क्या है? नेचुरल लॉ एथिक्स आप देखो कि मान लो ये आपके पास एक जगह है, खाली जगह है, यहां एक पेड़ है, तो इसको ज्यादा वो मिल रहा है, नीचे से ग्रो करने के लिए इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं इसको। ठीक है, दूसरा पेड़ आ गया, ये दोनों शेयर कर लेंगे, तीसरा आ गया तो भी शेयर कर लेंगे, चौथा आ गया फिर शेयर कर लेंगे, पांचवा आ गया फिर शेयर कर लेंगे। इनके बीच में कोई स्ट्रगल नहीं है। आप समझ रहे हो?
वो कह रहे हैं भाई ठीक है, मेरे पास तो जो रिसोर्सेज अवेलेबल है मैंने सबके लिए कर दी है, आप सबके लिए इट इज फ्री टू यूज, तो आप जितना मर्जी आप यूज करें। लेकिन जब ज्यादा बढ़ेंगे तो हिस्सा सबका कम कम आएगा, तो आपकी ग्रोथ कम हो जाएगी। लेकिन वो इनकार नहीं कर रहे कि यहां 2 ही पेड़ लगेंगे। जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो बिना किसी भेदभाव के सबको इजीली अवेलेबल है, सबके लिए, चाहे वो रोशनी है चाहे ये है तो ये। तो ऐसे ही एक गवर्नमेंट है, एक सरकार है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, वो बिना किसी भेदभाव के सबके काम करना चाहिए। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल एथिक्स का भी हो गया और जस्टिस का भी हो गया। दूसरा, यदि ये हम फॉलो भी करते हैं, घर में मान लो एक छोटा बच्चा शिकायत लेके आ गया दूसरे बच्चे की कि इसने मेरे को मारा, तो आप ऐसा थोड़ी करते हो कि उसकी शिकायत के ऊपर ये दूसरे बच्चे को बुला के पनिशमेंट कर दे देते हो। आप क्या करते हो, उस दूसरे को भी सुनते हो, क्यों भाई तूने क्यों मारा, वी रेज अ क्वेश्चन, एक सवाल उठाते हैं उसके सामने कि भाई तूने क्यों मारा, देन ही गिव्स हिज आंसर, वो देगा आंसर। फिर हम उन दोनों की बातों को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे और फिर एक जजमेंट प्रोनाउंस करेंगे भी गलती तेरी है या जिसने शिकायत की थी उसकी है। तो ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है कि हमने दूसरे को भी मौका दिया सुनने का। एक, नोबडी कैन बी जज इन हिज ओन मैटर, मैंने ही कुछ गलत किया है और मैं ही वो शिकायत सुन रहा हूं, हो ही नहीं सकता। लेकिन एक जगह ऐसा है, क्या बता सकते हो कहीं, कि उसी मैटर के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सुना है? तो जिस जज के साथ किसी ने भी, एडवोकेट ने या किसी ने मिसबिहेव किया है, वही सुन रहा है उस मुकदमे को, उसका रीजन अलग है, उसका रीजन अलग, उसका रीजन इसलिए है क्योंकि वो सुप्रीम अथॉरिटी है। यदि मिसबिहेव कोई करेगा तो फिर वो काम ही नहीं कर पाएंगे। एक दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर 250 मुकदमे लगे हुए हैं, एक ने आके बकवासबाजी शुरू कर दी, तो ही इज वेस्टिंग द प्रीशियस टाइम ऑफ द कोर्ट। इसलिए कोर्ट को अधिकार है कि ऐसे व्यक्ति को सजा देने का, या कोई डिस्टर्ब कर रहा है अननेसेसरी तो ठीक है, उसका रीजन अलग है। ठीक, क्लियर? तो एथिक्स को लेकर मोटी मोटी चीजें हमने सारी कर ली है, और ये इनको बताने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस, मॉरलिटी और ये सब। अब हम इसके बाद जो मैं लेना चाह रहा हूं वो ये लेना चाह रहा हूं कि हम गीता से कुछ चीज ले लेते हैं। वो बेसिकली इसलिए जरूरी है, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे हमारी बहुत सारी थ्योरीज, हमारे जो क्वेश्चंस हैं, वो उसके परिप्रेक्ष्य में हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि गीता ना तो तर्क वितर्क का विषय है, दूसरी बात ना ये वैराग्य का विषय है कि गीता तो सन्यासियों के लिए है, वैराग्यों के लिए। दो तरह की होती है ना, एक प्रवृत्ति मार्ग होता है, एक निवृत्ति मार्ग होता है। निवृत्ति मार्ग है सन्यास वगैरह, और प्रवृत्ति मार्ग है इंडल्ज होना। तो गीता कभी भी इस चीज की बात नहीं कर रही है। तो गीता इज वेरी मच व्यवहारिक, प्रैक्टिकल। गीता कह रही है कि आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, यदि आपको सुखी रहना है तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उस व्यवहार की बात कर रही है गीता। और गीता इज नॉट फॉर ऑर्डिनरी मैन, आम आदमी के लिए गीता नहीं है। गीता इज फॉर योद्धास, वॉरियर्स। वॉरियर्स मीन्स लड़ाके नहीं, जो जीवन के अंदर, जिनके अंदर उत्साह है, जिनके अंदर उमंग है, जो जीवन को पूरा जीना चाहते हैं, जो थके हुए नहीं है, जो हारे हुए नहीं है, जो डिप्रेस्ड नहीं है, उनके लिए गीता बिल्कुल भी नहीं है। गीता उन्हीं के लिए जो उत्साह से भरपूर है, उनके लिए गीता, और उन्हीं का मार्गदर्शन करती है। और ऐसा भी नहीं है अनपढ़ गवारों के लिए तो बिल्कुल भी गीता नहीं है, क्योंकि उसका अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। कहते हैं ना, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, ये पूरी गीता में कहीं नहीं लिख रखा, मतलब मुझे तो मिला नहीं। और हर जगह कैलेंडर के नीचे लिखा था क्या लेके, सब यहीं से लिया है, यहीं छोड़ के जाओगे, गीता का संदेश। गीता में कहीं इस चीज की बात ही नहीं हो रखी, क्या लेके आओगे। तो वो सारी चीज, तो ये बहुत सारी चीज, तो हम उस गीता को शुरू करने से पहले 2-4 चीजें मैं दूसरी बुक से ले रहा हूं,
और उनको डिस्कस करते हुए गीता पे है ना, क्योंकि गीता के ऊपर जितने भाष्य लिखे हैं, कमेंट्रीज लिखी हुई है, इतनी शायद किसी ग्रंथ पे लिखी हुई हो। और यदि श्री कृष्ण जी आज धरा पर वापस उतर आए और बुक स्टॉल पर जाके गीता देखें भाई ये कमेंट्री, तो कहेंगे भाई ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, जितने अर्थ इन लोगों ने कर रखे हैं। मतलब पता नहीं क्या क्या किस किस तरह से अर्थ कर रखे हैं। श्री कृष्ण जी ये कहना चाह रहे हैं, ये है वो है। और बड़ा सिंपल सा संदेश है, बहुत सिंपल सी थ्योरी है, उस चीज को छोड़कर और ही कहीं बात पकड़ रहे हैं। और एक बार क्या हुआ कि एक राजा शिकार पे गया, तो राजा जब शिकार पे गया तो अपने लाव लश्कर के साथ जाते थे शिकार पे, मंत्री होता था, सैनिक सेनापति सारे होते थे। तो रात हो गई, सेनापति ने कहा साहब कहीं रुक जाते हैं, रात में जंगली जानवर का भय है। तो नहीं नहीं आगे चलो। फिर आगे गए तो उन्होंने देखा एक बोर्ड लगा हुआ था, एक कुटिया बनी हुई थी और एक बोर्ड लगा हुआ था। उस बोर्ड पे लिखा हुआ था भाई ठहरने का उचित स्थान दाईं ओर है, और जिसको ना पढ़ना आए वो पास बैठे बाबा जी से, बाबा जी कुटी है उसमें जाके बाबा जी से पूछ ले एड्रेस उसका। सारे बड़े हंसने लगे, यार ये ना पढ़ना आए तो कैसे। तो राजा ने कहा क्यों हंस रहे हो मूर्खो। तो उसने कहा देखो साहब क्या लिख रखा है कि जिसको ठहरने का उचित स्थान दाईं ओर है, जिसको ना पढ़ना आए वो बाबा जी से जाके पूछ ले। तो बाबा जी से जाके तो जब पूछेगा तो राजा ने तुरंत डांट दिया, सीधी सी बात लिख रखी है, बकवासबाजी करते हो, सीधा लिख रखा है इसको नहीं पढ़ना है बाबा जी से पूछ लो। तुम्हें पढ़ना आता है, ये आता है, बस ठीक है, जिसको नहीं पढ़ना आएगा पूछ लेगा। चले गए जी, रात को वहां रुक गए। रात को 12 बजे राजा ने हंसना शुरू किया। अब मंत्री ने सोचा कि भाई हो सकता है आप ध्यान में आई हो बात, तो मजे लेने के लिए पहुंच जाते ना। महाराज की जय हो। महाराज कैसे बहुत जोर से हंस रहे हैं यार। ये बोला वो जो बोर्ड लगा हुआ था तो सबने आंख एक दूसरे तरफ देखा कि अब समझ में आई है इसके। कह तो सकते नहीं थे। तो फिर भी एक ने पूछ लिया कि महाराज क्या। तो ये बोले यार उस बोर्ड पे लिखा हुआ था कि ठहरने का उचित स्थान दाईं ओर है, और जिसको ना पढ़ना है बाबा जी से पूछ ले। ये तो लिखा ही नहीं कि बाबा जी ना हो तो किससे पूछे। उसने तीसरा एंगल निकाल लिया उसमें। तो गीता का यही है कि असली चीज छोड़कर हम नकली और नकली से और नकली थर्ड इंटरप्रिटेशन हमने कर दी। तो इसको बहुत ही वाइजली, इसलिए मैं कह रहा हूं कि गीता किन के लिए, बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए, श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए। इट इज नॉट फॉर डफर्स। और कर भी संवाद भी किन के बीच में चल रहे हैं, संवाद चल रहे हैं अर्जुन के बीच के अंदर, सर्वश्रेष्ठ धनुधर है, और ही इज पोजेसिंग अदर क्वालिटीज ऑल्सो। मतलब वो इतना इतना ही नहीं है, केवल नृत्य में ही उन्होंने देखा था और सारी चीजों के अंदर भी ही वॉज ए मैन ऑफ करेक्टर। उर्वशी के साथ वो आपने सुना होगा वो किस्सा कि वो जब वो नृत्य सिखाने जाते हैं वहां अप्सराओं को अज्ञात काल के अंदर, तो उर्वशी कहती है कि भाई मैं आपसे एक संतान चाहती हूं। तो यहां उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया था। उन्होंने कहा था भाई संतान तो ऐसा है कि ट्रेड्स का क्या पता, भाई शरीर मेरा जैसा हो जाए और दिमाग आप जैसा हो जाए तो क्या फायदा फिर। ट्रेड तो कुछ भी हो सकते हैं ना, संभावना कुछ भी बन सकती है। तो आप मुझे ही पुत्र रूप में स्वीकार करें, उनके चरणों को छूते हुए। तो ये उनके चरित्र को दिखाता है कि उर्वशी जो है सबसे सुंदर मानी जाती है, मेनकाएं जो स्वर्ग की अप्सराएं होती हैं वो वहां भी इस तरह का आचरण करते हैं। तो एक बहुत ही उच्च चरित्र का व्यक्ति, भाइयों का कहना मानने वाला, युधिष्ठिर की बात मानी थी वो आपको पता है, माँ की बात नहीं गिराई ये आपको पता है। तो ऐसे आचरण वाला व्यक्ति, और साथ में किससे बात कर रहा है, संवाद किससे कर रहा है, श्री कृष्ण से, जिनको योगेश्वर कहते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही गहरी बातें इसके अंदर निकल के आने वाली है। तो उससे पहले हम, तो सबसे पहले हम चार जो 4 प्रिंसिपल मॉरल एंड्स ऑफ लाइफ, ये जो 4 प्रिंसिपल हैं उनकी बात करते हैं। तो इट इज धर्म, अर्थ,
काम और मोक्ष, इनको आप इंग्लिश में लिख सकते हो, धर्मा को मॉरल कह सकते हो। इंग्लिश के अंदर ना बिल्कुल एग्जैक्ट तो आपको मिलेगा नहीं, पर नियर बाय वर्ड हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। धर्म को मॉरल और अर्थ को वेल्थ, ये है काम, इसको डिजायर, एंड द लास्ट वन इज मोक्ष, सेल्वेशन। ठीक है, मुक्ति जिसको आप कहते हो, निर्वाण जिसको कहते हो। ठीक है, अब यहां देखने वाली बात यह है कि सबसे पहली चीज क्या आई है, धर्म आया। तो यहां क्या है, इस जब आप धर्म को डिफाइन कर रहे हो तो धर्म आपको बता रहा है, ये धर्म आपके एथिक्स को बता रहा है कि आपने जीवन कैसे जीना है। तो जीवन की शुरुआत से ही आपके जीवन के अंदर धर्म दिखना चाहिए। विद्यार्थी का धर्म क्या होता है, पढ़ना। स्टूडेंट का धर्म पढ़ना हो गया। एक प्लेयर है, उसका धर्म क्या है। तो यहां से शुरुआत हो गई। तो जीवन का शुरुआत के अंदर जब आपका परिचय धर्म से कराया जा रहा है कि व्हाट इज योर ड्यूटी, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो तब आप इसके बाद जो भी काम करोगे, तो इसलिए धर्म को सबसे पहले लिया है। उस सारी चीजों के अंदर मॉरलिटी होगी और एथिक्स को हम सेफगार्ड करेंगे। ठीक है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है जब युधिष्ठिर से कहा था गुरु द्रोणाचार्य ने कि पाठ याद करके आना, सदा सत्य बोलो, और वो अगले कई दिनों तक याद नहीं कर पाए थे। तो उन्होंने कहा एक छोटा सा पाठ याद नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा गुरुजी अभी तक आचरण में ये नहीं डाला है। आप समझ गए? तो ये क्या था, दिस इज धर्म, कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, वो हमारे आचरण में झलकना चाहिए, वो हमारे बिहेव में भी दिखना चाहिए। तो धर्म इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट। आप लाइफ जो जिएंगे, जीवन जो जिएंगे, उसका आधार क्या होना चाहिए, बेस क्या होना चाहिए, दैट इज धर्म, मॉरलिटी। यदि मॉरलिटी है तो फिर आगे कोई भी चीज गलत नहीं होगी। मॉरलिटी के बाद दूसरा है, ये बहुत बड़ा है, पैसों के बिना। एक आप यूपीएससी के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि इकोनॉमिक्स को आप कितना बड़ा फैक्टर मानते हो। हर चीज के अंदर, हर क्वेश्चन के अंदर एक फैक्टर ये देखना होता है, इकोनॉमिक्स को देखना होता है। तो इसके बिना, अर्थ के बिना तो काम चलेगा ही नहीं। आज की तारीख में अब आप ये कहोगे उस समय भी अर्थ होता था। उस समय आपके पास दुधारू पशु जो हैं वो अर्थ होते थे, कल्टीवेटिंग लैंड जो है वो अर्थ होता था, आपकी शिक्षा अर्थ होती थी, ऑर्नामेंट्स वगैरह ये सब अर्थ में गिने जाते थे। ठीक है, ये तो ये कैसा होना चाहिए। अब जब धर्म की हम पहले बात कर रहे हैं, तो जो अर्थ हमने कमाया है, या जो भी हमारे पास व्हाट ऑल मीन्स ऑफ वेल्थ वी आर हैविंग, वो कैसे होने चाहिए, वो मीन्स कैसे होने चाहिए, वो एथिकल होने चाहिए। ये इस चीज की बात कर रहे हैं, ये मीन्स कैसे होने चाहिए, एथिकल। और इन मीन्स को एथिकल रखने के लिए क्या होना चाहिए, लिमिटेड डिजायर्स होनी चाहिए, अनलिमिटेड होनी चाहिए। लिमिटेड डिजायर्स होनी चाहिए। जितने लिमिटेड डिजायर्स होगी उतने आपकी ये चीजें कंट्रोल में रहेंगी। ये तो यहां डिजायर की बात कर रहा है, तो डिजायर भी लिमिटेड भी होनी चाहिए, जस्टिफाइड भी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां आप कह सकते हो लिमिटेड डिजायर। ठीक है, और ये सारी चीज है तो यू विल गेट लिबरेटेड फ्रॉम दुखा, sorrow. Desire are the reason for दुख। आपके पास साधन है नहीं, सामर्थ्य है नहीं, एबिलिटी नहीं है, ना कैपेबिलिटी है, और डिजायर्स बहुत ऊंची ऊंची है, तो वो आपको सेटिस्फाई कर सकती है सपने में, लेकिन रियलिटी में तो दुख पहुंचाएंगे। ठीक है, फिजूल खर्ची मैं करता हूं और सोचूं अकाउंट में बहुत अच्छा सा बैलेंस हो जाए। काम मैं करना नहीं चाहता, सोचता हूं बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए।
तो ये मतलब अपोजिट सी चीज है। तो यहां किस चीज की बात कह रही, तो आप समझ गए ये, यहां कोई डाउट? पहले क्या है बेसिकली, अब ये जो धर्म है ये कैसे हमने पढ़ा था ना, रज तम और सत, ये हमारे धर्म को, हम किस चीज की ओर इंक्लाइन होंगे, कितना धर्म हमारे अंदर होगा, कितने रिस्पॉन्सिबल हम होंगे, कितनी मॉरलिटी को फॉलो करेंगे, कितने एथिक्स को फॉलो करेंगे, इट ऑल विल डिपेंड अपॉन दिस। यहां से और यहां से सारी चीजें, यदि हम यहां से रज और तम का की बजाय रज और सत का कॉम्बिनेशन है तो हम कैसे हो जाएंगे, सारी चीजें हमारी अच्छी चल जाएंगी यहां से। तो यहां से ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, इसलिए धर्म को सबसे पहले माना है, धर्म मीन्स विवेक, हैविंग द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, सही क्या है गलत क्या है ये डिफरेंशिएट करने का विवेक आपके अंदर आ जाता है। तो ये हमारे इसके अंदर 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, 4 मॉरल प्रिंसिपल्स, ठीक है। इसके बाद सेकंड है, इसी के अंदर आ जाता है मोक्ष का मतलब क्या है। हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी बाधा, एनी ऑब्स्टेकल, हम जो चाह रहे हैं उसके अंदर जो भी ऑब्स्टेकल है दैट इज दुख। वो ऑब्स्टेकल कुछ भी हो सकता है, मैं कुछ करना चाह रहा हूं, पेरेंट्स ने रोक दिया तो दुख हो जाएगा, टीचर ने रोक दिया तो दुख हो जाएगा, डिजायर रिजल्ट मिला तो दुख हो जाएगा। तो दुख क्या है कि जो हम चाह रहे हैं उसके अंदर जो भी बाधा उत्पन्न हो रही है, वो खाना चाह रहा हूं जेब में पैसा नहीं है तो भी दुख है, इट इज नॉट बाय एनीवन, मेरी वजह से कि मेरी जेब में पैसा नहीं है तो भी है। तो उसके लिए हम भी कारण हो सकते हैं और दूसरे भी कारण हो सकते हैं दुख के लिए। तो यहां मोक्ष के अंदर बेसिकली क्या है कि दुख से आप कब होगे, जब द्वंद्व जो है हमारे जीवन के अंदर, हमारे जीवन के अंदर 2 चीजें होती है ना, एक मॉरल और एक इमोरल। और यूं ही स्विंग चलता रहता है, बहुत सारी चीजों को हम जस्टिफाई करके इमोरल को इमोरल बना देते हैं, ये सारी चीजें। तो दुख क्या है, दुख उन चीजों का अंत, द्वंद्व का अंत। जैसे उदाहरण के लिए एक आदमी है, या हम सबको ठंडा पानी कब अच्छा लगता है, सर्दियों में गर्मियों में, क्यों? क्योंकि ये अनुकूलता है, हमारे अनुकूल है। लेकिन सर्दियों के अंदर वही ठंडा पानी हमारे अनुकूल नहीं है, ठीक है। हमें कैसा पानी चाहिए उस समय, गर्म पानी चाहिए, गर्म पानी हमारे अनुकूल होता है। अब इस भेद को खत्म कर देना कि गर्म मिल गया तो ठीक, ठंडा मिल गया तो ठीक, जैसा ही पानी मिल गया मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या है, ये चीज जो है ये तप है, और ये तप दुख से दूर करता है। आपके अंदर उसको सहने की ताकत होनी चाहिए ना, सर्दी है बहुत, 0 डिग्री टेम्परेचर है, पानी पीना भी है, अब आप उसको पी पाए या नहा लें, पी तो लोगे आप जैसे तैसे करके, ठंडे पानी से नहाने की हिम्मत कर पाए, तो ठंड में ठंडा पानी मिल गया तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, नहा लिए आप। और गर्मियों में गर्म पानी मिल गया तो उससे नहा लिए। तो ये जो आपकी एबिलिटी है ये क्या कर रही है, ये आपको दुखों से दूर कर रही है, क्योंकि यहां आपकी डिजायर खत्म हो रही है, मुझे ये चाहिए, चॉइस खत्म हो रही है, वो जो चाहत है उसको खत्म करना ही ये लिबरेशन है, दिस इज मुक्ति। जैसा मिल गया उसमें संतोष कर लेना। घर गए, बहुत जोर की भूख लगी है, लंच आप घर ही भूल गए थे, शाम को लेट पहुंचे और आपको बैंगन पसंद नहीं है और उसी की सब्जी बनी हुई है, अब वो दुख हो गया, सुखी हो गए, आप दुखी होंगे। लेकिन यदि आपको उससे कोई आपत्ति नहीं है, आप स्वीकार कर लेते हैं, स्वीकार्यता जिससे आपकी बढ़ती है, एक्सेप्टेंस जिससे आप बढ़ती है, आप स्वीकार कर लेंगे उसको सहजता से, तो दुख का कारण नहीं बनेगी। तो इसका मतलब क्या है, आपके जीवन में तप आ गया। कहते हैं ना ऋषि मुनि तपस्या करते थे, तपस्या कुछ भी नहीं होती थी, वो तपस्या होती थी लिविंग इन ऑड्स,
सर्दी में भी रह रहे हैं, अत्यंत गर्मी में भी रह रहे हैं, भूख भी सहन कर रहे हैं, प्यास भी सहन कर रहे हैं, डर भी है वहां जंगली जानवरों का, उन सब से मुक्त है। तो वही लिबरेशन है।